नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। और स्पेशल कवरेज न्यूज के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। और कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो चारों तरफ से आता है। कोई कहते थे कि भैया हम अचानक फैसला नहीं करते हैं जी, बहुत पहले से सोच लेते हैं जी। लेकिन सिर्फ एक बैठक हुई, बैठक के बाद दिल्ली से लेकर लखनऊ, लखनऊ से लेकर नागपुर तक हड़कंप मचा। और हड़कंप ऐसा मचा कि भागे भागे उनको खुद जाना था लखनऊ, लेकिन लखनऊ से प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली बुला के तलब कर लिया, सारी रिपोर्ट ली और उसके बाद फिर लखनऊ गए। थोड़ा सा तापमान को मापने की कोशिश की, तापमान लगा कि भैया ये तो बड़ी बुरी हालत हो जाएगी, या तो मेरी कुर्सी हिलने की नौबत आ जाएगी। तो उनको कहा गया कि ठीक है, जो कह रहे हैं वो मान लो। अब जो कह रहे थे वो कहा गया आप मान लो, वहां से जो भेजा गया वो पढ़ के भाई साहब दंग रह गए। तो उन्होंने कहा कि क्या करो, तो उन्होंने कहा ठीक है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्ट करके मान लो। मान लिया, पब्लिक डोमेन में डाल दिया। तभी अचानक उनके अपने जिले से फोन आ जाता है कि साहब ये क्या कर दिया आपने, अगली बार कैसे वोट मांगने जाएंगे। आप पीएम तो तब बनोगे ना जब सांसद रह पाओगे, सांसदी का चुनाव ही हार जाओगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनोगे। अब मोदी साहब को लगा कि ये तो गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि तुरंत कहा कि ठीक है भेजो। लेकिन भेजो कैसे, नाराजगी का आलम था, कोई अकेला आने को तैयार नहीं, कोई अकेला मिलने को तैयार नहीं। तो फिर लखनऊ खबर भिजवाई गई कि ठीक है तुम भी साथ आ जाओ। तो दो लोग मिलने पहुंच गए, प्रधानमंत्री को बता दिया कि भाई साहब आपने जो कर दिया है, अगली बार आपको वाराणसी में वोट मिलेगा नहीं। इस बार बड़ी मुश्किल से 3-4 घंटे गिनती रुकवा के हमने आपको जितवाया। अगली बार तो जो कहते हैं ना, मार्जिन इतना ज्यादा हो जाएगा कि कहां तक गड़बड़ी करेंगे, कितने मशीनों में गड़बड़ी करेंगे। पूरा का पूरा वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, पूरा का पूरा इलाका आपसे नाराज है। अगली बार तो वोट मांगने भी हम जाएंगे तो पता नहीं गली मोहल्ले में घुसने देंगे कि नहीं घुसने देंगे। फिर आनंद फानंद में उन नेताओं को बुलाया गया। ये बड़ी ब्रेकिंग खबर लेकर आपके सामने आया हूं कि अब एक फैसले ने प्रधानमंत्री के सांसद बने रहने पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। और इस स्टोरी की शुरुआत शिव जी करेंगे और एक एक करके हम तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। और शिव जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि शुरुआत में ही आप बता दीजिए, अब दर्शकों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। वो जो तस्वीर जो है वो तस्वीर जरा स्क्रीन पर दिखा दीजिए और फिर बताइए कि क्या हुआ। आप तस्वीर स्क्रीन पर दिखा दीजिए थोड़ा सा, ये देख लीजिए। ये वाराणसी के मेयर है भैया, कह दिया उन्होंने कि जीत नहीं पाओगे वाराणसी में अगली बार। और फिर लेके किसको पहुंचे, ब्रजेश पाठक को कहा गया कि लेके आओ वाराणसी के मेयर को। अब ब्रजेश पाठक पाठक साहब का स्पेशलाइजेशन है। जब मायावती को ये पता लगा कि भैया हमें मुख्यमंत्री बनना है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी, तो सर्व समाज को लेना पड़ेगा। उनके करीबी कौन थे, सतीश चंद्र मिश्रा। लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा को उन्होंने दायित्व नहीं दिया, ब्रजेश पाठक को दायित्व दिया। और हर जिले में ये भाईचारा सम्मेलन करवाते रहे। तो मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार, ब्राह्मणों को मायावती के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका ब्रजेश पाठक ने निभाई। यूपी की सरकार में कुछ नहीं बोला मिला अभी तक। उप मुख्यमंत्री का पद है, मुख्यमंत्री तो नाम लिखना तक गवारा नहीं करते, सोशल मीडिया के पोस्ट पर नाम तक नहीं लिखते हैं। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के नंबर 1 नेता साहब फंस गए, क्योंकि वोट चाहिए ब्राह्मणों का। तो ब्रजेश पाठक को दायित्व दिया गया, वाराणसी के मेयर को लेकर आनंद फानंद में पहुंच गए। और ये बड़ी लंबी चर्चा हुई है। और ये बड़ी लंबी चर्चा आज हुई है, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं उससे थोड़ी देर पहले एक लंबी चर्चा हुई है। और अब काउंटर अटैक होगा, क्योंकि भैया प्रधानमंत्री की कुर्सी तो चाहिए, लेकिन वो चाहिए के लिए तो पहले लोकसभा चाहिए ना, सांसदी चाहिए ना। या ऐसा तो नहीं कि उम्र के कैरियर के इस पड़ाव में आकर जिस सोनिया गांधी पर कटाक्ष करते थे कि राज्यसभा पहुंच गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मजबूरी में इनको भी राज्यसभा जाना। तो ये बड़ी खबर एक एक करके तथ्यों को दर्शकों के सामने रखेंगे और क्यों घबराहट फैल गई ये भी हम दर्शकों को बताएंगे। शिव जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पोस्ट आई उसके बाद कई ब्राह्मण विधायकों से बातचीत हुई। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने ये स्वीकार किया अब नाराजगी हमारे बस से नहीं रुकेगी। हालांकि एक दो लोग तो मीडिया के सामने भी आके ये कहने लगे कि ये पहली मर्तबा है कि एक कोई समुदाय बैठक करे तो उन्हें कोई नोटिस नहीं, हम ब्राह्मण अगर बैठक करें तो हमें नोटिस है, हम ब्राह्मण अगर कुछ गलती हो जाए तो हमारे यहाँ बुलडोजर भी जाता है, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमारा मकान गिरा दिया जाता है। उन्होंने नाम भी गिनाए हैं। लेकिन अगर उसी समुदाय का कोई आरोपी भी है और उसका खूब नाम चल रहा है, लेकिन उसके यहाँ कोई नहीं जाएगा, उसकी कोठी की पैमाइश होगी तब भी बुलडोजर नहीं चलेगा। तो ये कई चीजें बड़ी तेजी से मीडिया में उठी हैं और इन उठी हुई बातों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। और इसी सब को लेकर मौजूदा स्थितियां बिगड़ती चली गई। आनंद फानंद में प्रधानमंत्री जी ने फिर इन दो नेताओं को बुलाया कि भैया डैमेज कंट्रोल कीजिए। 12% लोग हैं, नाराज हो गए तो प्रदेश का सत्यानाश हो जाएगा, और प्रदेश का नहीं पूरे देश में बिखराव हो जाएगा। ब्राह्मण ने अगर साथ छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी का तो मोदी सत्ता से बेदखल हो जाएंगे, क्योंकि 240 सीटों की सरकार है।
400 का बहाना छोड़ दीजिए, प्रत्येक प्रदेश में इस लायक हैं कि हार जीत का गुणागणित बना लेते हैं। और इसका संदेश समझ में आ गया मोदी जी को। लेटर तो जारी करा दिया, लेकिन अब शाह खेमे ने तो 1 इंच उठकर बात किया। उन्होंने कहा कि आपने लेटर जारी आपने कराया है, आप जानो, आपका काम है। हमने तो अपना आदमी प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, लेकिन आपने उसे घुमा दिया, आपने जाके समझा दिया। लखनऊ आप गए, आपने क्या समझाया? जो ये प्रेस रिलीज सामने आ गई। क्या जरूरत पड़ी थी इस प्रेस रिलीज की? लेकिन क्या ब्रजेश पाठक अब सब ब्राह्मण नेताओं को समझा पाएंगे? ये चर्चा आई कैसे? मुख्यमंत्री उन्हें टैग करते क्यों नहीं? केशव प्रसाद मौर्य को टैग करते हैं, लेकिन ब्रजेश पाठक को नहीं। इसका मतलब वो ब्राह्मणों की कद्र बिल्कुल नहीं करते, वो ब्राह्मणों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये बात बिल्कुल साफ सुथरी समझ में आती है। और इस सब को लेकर अब नाराजगी बढ़ेगी। अब ब्राह्मण तय करें उन्हें करना क्या है। अब गेंद तो ब्राह्मणों के पाले में। अगर वास्तव में ब्राह्मणों को लग रहा है कि मेरा अपमान हो रहा है, वास्तव में लग रहा है कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, वास्तव में लग रहा है कि हमारे काम नहीं होते हैं, वास्तव में लगता है अधिकारी हमारे फोन नहीं उठाते हैं, तो ब्राह्मण समाज जाने, तय तो ब्राह्मण समाज को करना है। लेकिन संतोष जी, आनंद फानन में ये नेता क्यों बुलाए गए? देखिए शिव जी, आप योगी आदित्यनाथ की नाराजगी को दूर करने के लिए पंकज चौधरी से एक प्रेस रिलीज जारी करवा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वो प्रेस रिलीज जरा आप पढ़ लेंगे ना, और पढ़ने के बाद आईने के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। लेकिन आप जारी करवा देते हैं। अच्छा, प्रेस रिलीज जारी करवाते हैं, उस समय तक आप उनको नहीं कहते कि भैया अपने ही डिप्टी सीएम का नाम क्यों नहीं लिखते हो आप? उसको उनको डिप्टी सीएम किसने बनाया? पार्टी आला कमान ने बनाया ना। किस लिए बनाया? ब्रजेश पाठक को क्यों डिप्टी सीएम बनाया है? क्योंकि आपको यूपी के ब्राह्मण मतदाताओं को एक मैसेज देना है। कैसे मैसेज दे पा रहे हैं? क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जो लिखते हैं सोशल मीडिया पर, कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं, बाकी सबका नाम लेना वो याद रखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने डिप्टी सीएम, जिनको आपने ब्राह्मण कोटे से डिप्टी सीएम बनाया हुआ है, उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, उसमें आप भूल जाते हैं। उनका नाम लेना आप इग्नोर कर देते हैं, उनको याद रखना आप मना कर देते हैं। और बीजेपी के इतिहास में शिव जी, ये देखिए, ये शायद किसी पार्टी के इतिहास में और बीजेपी के इतिहास में तो पहली बार हुआ होगा, एक प्रधानमंत्री बनता है जो अपने चाय वाला, ठीक है वहां तक ठीक है कि भाई चाय बेचते थे, मानता हूं बहुत मेहनत करके वो आए होंगे, कठिनाइयों से जीवन यापन किया, ये भी मानता हूं, झोला उठाकर चला करते थे, ये भी मानता हूं, लेकिन उसी झोला उठाने के दौर में अमेरिका तक कैसे चले जाते थे ये मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन ठीक है, मान लिया चले जाते थे, कोई आ जाता था। लेकिन फिर आप जब प्रधानमंत्री बनते हो तो फिर आपको याद क्यों आती कि मैं ओबीसी जाति का हूं? आप तो हिंदू हृदय सम्राट के रूप में आए थे ना प्रधानमंत्री बन के, यही कहा गया था ना शिव जी हम लोगों को। लेकिन आप मंच से याद दिलाते हैं कि ओबीसी प्रधानमंत्री हूं मैं, आपके नेता याद दिलाते हैं। और लोकसभा मंच तो छोड़ दीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में ऑन रिकॉर्ड अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, ये दोनों सदनों की कार्रवाई में दर्ज है कि सत्तारूढ़ पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्तारूढ़ पार्टी का गृह मंत्री सदन के अंदर ऑन रिकॉर्ड अपने प्रधानमंत्री की जाति बताता है, और ये भी बताता है कि उस मंत्रिमंडल में कितनी जाति के कितने मंत्री, और वो जाति पे सीख दे रहे हैं। और किससे रिलीज करवाया पंकज चौधरी? क्यों बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष? क्या योग्यता है उनके अंदर? कुर्मी प्रदेश अध्यक्ष का रायता फैला दिया था योगी आदित्यनाथ ने, इसलिए कुर्मी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा गया, और वो खुद ही इसी तरह के जातीय सम्मेलनों में शामिल हो चुके। कई तस्वीरें उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो। भैया ये सोशल मीडिया का दौर है शिव जी, कुछ छिपता नहीं है, तुरंत लोग आईना दिखा देते हैं कि इस साल को इस तारीख को आप कुर्मी सम्मेलन में क्या कर रहे थे, और आपने यहाँ पे प्रेस रिलीज जारी करके पूरे दुनिया को आपने बता दिया कि यूपी के जो सत्तारूढ़ पार्टी के ब्राह्मण विधायक है वो जातिवादी राजनीति करने के लिए इकट्ठा हुए थे। क्या मांग रहे थे वो आपको भर भर के झोलियों में वोट देने वाले मतदाताओं के अधिकार की मांग के लिए तो आए थे कि हमारी कोई सुनता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जनता में जवाब देना पड़ता है। अब इसी तरह से एक सांसद हुआ करते थे बांदा चित्रकूट के ब्राह्मण सांसद, एक बार संसदीय दल की बैठक में पूछ लिया था शायद किसी चीज के बारे में, अगली बार टिकट नहीं दिया उनको। मोदी जी को तो जमीन पे जाना नहीं, हवा में जाना है उनको, हेलीकॉप्टर से जाना है। लेकिन जमीन से जैसी रिपोर्ट आई कि अरे भैया बनारस हार जाओगे आप, सांसद नहीं बना पाएंगे आप लोग आपको, तो आनन फानन में डैमेज कंट्रोल करने के लिए बुलाया गया है। लेकिन ये चीजें बहुत आगे तक जाएगी शिव, ये चीज अब यहाँ थमने वाली नहीं है। अब इसमें कई त्रिकोण आ गए।
योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया कि अमित शाह के आने के बाद यूपी में ब्राह्मण विधायक इतने एग्रेसिव क्यों हो गए। नंबर 1 ये योगी आदित्यनाथ का सवाल। नंबर 2 योगी आदित्यनाथ की जो प्रेस रिलीज उन्होंने तैयार करके भेजा था पूरा का पूरा उनको पंकज चौधरी ने क्यों नहीं जारी। नंबर 3 योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री पर भी भरोसा नहीं रहा। दूसरी तरफ देखिए पंकज चौधरी जो कि अमित शाह द्वारा भेजे गए थे ताकि बैलेंस ऑफ पावर बनाया जा सके, वो पंकज चौधरी तो सरेंडर कर गए, नतमस्तक हो गए, भले वो प्रधानमंत्री के कहने पे हुए हो या किसी के कहने पे हुए हो, वो पूरी तरह से नतमस्तक हो गए। तो अब पंकज चौधरी और स्वतंत्र देव सिंह में कोई अंतर नहीं रहा, कोई अंतर नहीं रहा दोनों में। हालांकि मैंने पहले ही बता दिया था कि भाई व्यापारी आदमी है, ना अड़ सकते हैं, ना लड़ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं। तीसरी चीज प्रधानमंत्री के बारे में सोचिए, जो ये कहा करते थे कि हम सब कुछ अचानक नहीं करते हैं जी, बहुत पहले से तय कर लेते हैं जी। अब उनकी हालत ये हो गई कि जब पीएम की कुर्सी बचाने के लिए योगी को साधते हैं, योगी की बात मानते हैं, तो पता लगता है कि सांसदी का कुर्सी छिनने वाला है। तो ये बीजेपी की आपसी लड़ाई आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ब्राह्मण विधायक, अब तो ब्राह्मण विधायक सांसद छोड़ दीजिए, अब तो ब्राह्मण मतदाताओं की बात है। ब्राह्मण मतदाताओं की नाराजगी आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ेगी। और खास तौर से वाराणसी क्षेत्र की अगर आपको मैं बता दूं, मोटे तौर पर यह कहा जाता है कि 13-14 लाख से ज्यादा जो है वो भूमियार है वहां। ब्राह्मणों की आबादी भी अच्छी खासी है। भाई उन्हीं ब्राह्मणों का वोट लेने के लिए आपको बीएचयू के प्रोफेसरों को साधना पड़ता था, बाबा विश्वनाथ के मंदिर के महंतों को साधते थे आप। जब वहां पे आपका काशी पुनर्निर्माण काम की जो सच्चाई खुलने लगी, पोल खुलने लगी और लगे कि ब्राह्मण नाराज हो जाएंगे, महंत नाराज हो जाएंगे, पंडित नाराज हो जाएंगे, तो योगी आदित्यनाथ को विशेष तौर पे उन्होंने उस समय भेजा था। और लोकसभा चुनाव के समय महेंद्रनाथ पांडे की राजनाथ सिंह की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाती है। राजनाथ सिंह अपने जाति समुदाय के लोगों को साधते हैं, महेंद्रनाथ पांडे जो है वो ब्राह्मण समुदाय के लोगों को साधते हैं, लेकिन बदले में आपने कुछ दिया नहीं महेंद्रनाथ पांडे, पैदल करके रखा हुआ है आपने। और ये जो तस्वीर बता रही है, आप देखिए कि एक दिन विधायकों की जुटान होती है, बैठक होती है, वो खबर लीक होती है, अगले दिन वो पूरा रायता फैलने लगता है, योगी आदित्यनाथ की नाराजगी जाहिर हो जाती है, तो नरेंद्र मोदी साहब जो है तुरंत बुलाते हैं, जबकि उनको अगले दिन जाना था लखनऊ। पंकज चौधरी से लखनऊ में मुलाकात हो सकती थी, लेकिन उनको दिल्ली बुलाते हैं, पंकज चौधरी से सारी रिपोर्टें लेते हैं। उधर वो अपने जल मंत्री जो है सीआर पाटिल साहब, उसको कहते हैं स्वतंत्र देव सिंह से रिपोर्टिंग ले लो, तो स्वतंत्र देव सिंह 1-2 दिन पहले बुला के रिपोर्ट ले लेते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको तावे में लेना या अपने प्रभाव में लेना जिसको कहते हैं ना, उस तरह से प्रभाव में लेते हैं। फिर लखनऊ जाते हैं, आपके लखनऊ से उड़ते ही प्रेस रिलीज जारी हो जाती है, घबराहट फैल जाती है, ब्राह्मणों की नाराजगी की बात आ जाती है। बीजेपी के इतिहास में इस तरह का प्रेस रिलीज कभी जारी नहीं हुआ था। तो अगले दिन आपको मजबूरी में ब्रजेश पाठक को कहना पड़ता है कि भाई वाराणसी के मेयर को लेके आओ मिलने के लिए। अब तो मैं कहूंगा कि जरा किसी से पूछ ले कि प्रधानमंत्री का जो संसदीय कार्यालय है, उन कार्यालय का जिम्मेदारी किनके पास है, और जिनके पास उन कार्यालय की जिम्मेदारी है, तमाम लोग वाराणसी के रहने वाले लोग जानते हैं, वो कैसे जाके वोट मांगेंगे प्रधानमंत्री के लिए। क्योंकि ये प्रेस रिलीज अमित शाह द्वारा जारी नहीं करवाई गई है, मैं फिर से दोबारा दोहरा देता हूं शिव जी, ये प्रेस रिलीज अमित शाह के द्वारा जारी नहीं करवाई गई। इस प्रेस रिलीज को योगी आदित्यनाथ के दबाव में पंकज चौधरी ने जारी किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति से जारी किया है। तो इस अपमान के लिए सिर्फ केंद्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जिम्मेदार है, और उनके संसदीय क्षेत्र में ये बात जो है वो पूरी तरह से फैल गई है, स्थापित हो गई है। लेकिन सवाल यह है संतोष जी, शाह का आदमी एकदम सरेंडर कैसे कर गया योगी के सामने? पंकज चौधरी जी तो शाह के आदमियों अकाउंट थे, उन्हीं के वित्त मंत्री थे, उन्हीं के इशारे पर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। आपको याद होगा जब योगी और मोदी के बीच का विवाद सामने आ रहा था तो मोदी जी अचानक उनके घर चले गए थे। तो ये सब के बीच आखिर पंकज चौधरी सरेंडर कैसे हुए? ये सरेंडर तो वो उसी दिन कर गए थे जब मंच पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से उनके पांव छू लिए थे, तभी लोगों ने मान लिया था। लेकिन अभी अखिलेश यादव ने बहुत ज्यादा एक करारा ट्वीट मार दिया है, एक्स पर पोस्ट किया है, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान, कुछ तो लिहाज करते। अखिलेश यादव को मौका मिल गया है कि अपनों की अगर महफिल सजे तो मेजबान, और दूसरों की अगर महफिल सजे तो भेज रहे हैं फरमान। इसका जवाब देना पड़ेगा। यह मामला अब सियासी बन चुका है।
ये सियासी बन जाएगा, उत्तर प्रदेश की सरकार हिल जाएगी। आपको याद होगा 2007 में ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी आगे जाएगा नारा था, बसपा की सरकार बनी। बसपा ने SC ST के मुकदमों की हद कर दी 2 साल बाद, अखिलेश के साथ चला गया ब्राह्मण, अखिलेश यादव की सरकार बनी और 2017 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन लगातार पिछले 8 साल में, यानी अब 9 साल पूरी हो जाएंगी, 9वीं साल में घुस जाएगी अभी मार्च में जाके। इतना शिव जी, मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, वही ढूंढ रहा था मैं, क्योंकि मुझे याद था ये खबर काफी चली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र, अब तो प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, अब तो सांसद नरेंद्र मोदी की बात कीजिए, क्योंकि सांसदी पे खतरा आ गया है। वाराणसी के मेयर को आनंद फानन में मिलने बुलाया है, ये सांसदी पे खतरा आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 10, दोबारा से दोहरा देता हूँ शिव जी, 2024 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी संसदीय क्षेत्र में चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी ने जिन नेताओं को दी थी, 10 नेता थे कुल मिलाकर, जिसमें वैश्य थे, ब्राह्मण थे, भूमिहार थे और ओबीसी थे। इसमें अपर कास्ट के कितने हो गए शिव जी? वैश्य, ब्राह्मण, भूमिहार और ओबीसी। अब जरा मैं एक एक करके उन नेताओं का नाम भी थोड़ा सा ले देता हूँ। दर्शक कमेंट बॉक्स में, मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इनमें से नेता बाकी कहाँ है। सतीश द्विवेदी, उनको कमान सौंपी गई थी। अरुण पाठक, कानपुर से बुलाकर उनको कमान सौंपी गई थी, संघ के बड़े नेता माने जाते थे। सुरेंद्र नारायण, ये मोदी के चुनाव संयोजक बनाए गए थे, भूमिहार समाज से आते हैं। जगदीश पटेल, जो कि गुजरात में भाजपा का विधायक, गुजरात से भाजपा के विधायक है, उस समय थे, 6 महीने से वाराणसी में रहकर इन्होंने चुनाव को देखा। अश्वनी त्यागी, चूंकि सुनील झा जी का जो काम था, सुनील झा को 2012 में भेजा था। ये अपनी एक स्टोरी में मैं बता चुका था कि 2012 में जब गुजरात का विधानसभा चुनाव जीते, उसके बाद ही उन्होंने सुनील ओझा को जो है वो वाराणसी भेज दिया था। लोग कहते हैं कि नहीं 14 नहीं, पहले से तैयारी तो उन्होंने शुरू कर दी थी, और पूर्ति वाला मामला और ये सब मामला ठीक है, उस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अब सुनील ओझा जी इस धरती पे नहीं है, भगवान उनको जो है वो स्वर्ग में, हाँ, उनको मेरी तरफ से पूरी भावनीय श्रद्धांजलि है। तो अश्वनी त्यागी थे। हंसराज विश्वकर्मा, जो भाजपा के जिलाध्यक्ष और MLC। दिलीप पटेल, भाजपा काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने की रेस में सबसे आगे थे, और मोदी जी कैसे अपने लोगों का साथ छोड़ते हैं, उसकी एक बानगी दिलीप पटेल है। कुर्सी के लिए सबको साथ लेंगे और मौका मिलने के बाद सबका साथ छोड़ देंगे, वो आ गया। और मैं बताता हूँ, रत्नाकर, गुजरात के प्रदेश महामंत्री संगठन, उनको भी लगाया गया था। और इसके साथ ही विद्यासागर राय, वाराणसी इकाई के महानगर अध्यक्ष है, इनको लगाया गया था। और अब बड़ी आसानी से देख लीजिए, आप गोरखपुर का जिक्र करते हैं, गोरखपुर से शिव प्रताप शुक्ला लाए गए थे, कहाँ है? एक बार राज्यसभा दिया, मंत्री पद दिया, आपने राज्यपाल बना के साइड कर दिया। महेंद्रनाथ पांडे, हर चुनाव में आपने इस्तेमाल किया, कहां है? एक लोकसभा चुनाव हारे, आप उत्तराखंड में चुनाव हारने वाले व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दोगे, लेकिन एक व्यक्ति जो ब्राह्मणों को सादे रखने के लिए काम करता है, आपने चुनाव हारने के बाद साइडलाइन कर दिया, किनारे कर दिया आपने, इस तरह से किनारे कर दिया आपने। और ये सिर्फ 1-2 मानगी नहीं है, लंबी फहरिस्त है इसकी कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे इस्तेमाल करते हैं लोगों का, और उसके बाद मौका पड़ने पर उनको साइडलाइन कर देते हैं। लेकिन इस बार मामला फंस गया है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी तो बड़ी चीज है शिव जी, इस बार तो अब सांसदी की कुर्सी पर मामला फंस गया है, क्योंकि पूरा बनारस का बच्चा बच्चा जान गया है कि बीजेपी के इतिहास में जो ब्राह्मण विधायकों को सार्वजनिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके लताड़ा गया है, वो प्रेस रिलीज उत्तर प्रदेश बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। उत्तर प्रदेश बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी वो प्रेस रिलीज है, और अब वो डिलीट भी कर दे अगर उसको, तो इतिहास का हिस्सा बन गया है। आपने इस देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले, मैं छोड़ देता हूं कि भाजपा को वोट देते हैं या कांग्रेस को वोट देते हैं, आपने कितने मंत्री बनाए नहीं बनाए, इससे कोई मतलब नहीं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि सबसे ज्यादा विधायक अगर ब्राह्मण समुदाय से जीत कर आए, आपने मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? ठीक है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया, ठीक है, आपने प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया, लेकिन सम्मान तो दो। ब्राह्मण सम्मान के भूखे होते हैं, सम्मान तो दो आप। इस तरह का प्रेस रिलीज आपने अगस्त में क्यों नहीं जारी किया, जब दूसरे समुदाय के जाति के लोगों ने बैठक की थी? आप खुद जाति के मोर्चे बना के बैठे हो, जाति के आधार पर मीटिंगें करते हो, जाति के आधार पर वोट बैंक बनाने की कोशिश करते हो, जाति के आधार पर मतदाताओं को साधने की कोशिश करते हो। आप प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जाति बताते हुए नजर आते हो, अपने मंत्रियों की योग्यता से पहले उनकी जाति बताते हुए नजर आते हो, और सिर्फ मान लिया शिव जी कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इकट्ठे हुए, मान लिया
कि वो योगी आदित्यनाथ सरकार के खिलाफ कोई मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बीजेपी ने अपने विधायकों को, सांसदों को गुलाम बना के रखा हुआ है? अगर किसी पार्टी के, मुझे लगता है कितने विधायक है उनके, 250 के आसपास होंगे शिव जी। बिल्कुल। अगर उसमें से 50 के आसपास आपके विधायक जो हैं, 20% विधायक जो है, अगर मुख्यमंत्री की कार्यशैली से खुश नहीं है, तो क्या उनको बैठक करने का अधिकार नहीं है? क्या उनको पार्टी फोरम पर अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र क्या कहता है और बीजेपी का लोकतंत्र क्या कहता था? अगर एक भी विधायक, सांसद अपने नेतृत्व से नाराज है, तो उसको अपनी बात रखने का हक है। नहीं तो योगी आदित्यनाथ को ही प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए ना फिर। झंझट खत्म सीएम हो भी जाए वही, सारे। झंझट, सीएम भी वही, प्रदेश अध्यक्ष भी वही। आप ये क्यों कहते हैं कि सरकार का मुखिया अलग होना चाहिए, संगठन का मुखिया अलग होना चाहिए? दिल्ली में नरेंद्र मोदी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए। दोनों बिल्कुल। के मुखिया अलग इसलिए होते हैं कि सरकार की कार्यशैली से अगर कोई नाराज है, तो पार्टी संगठन के पास अपनी बात रख सके। अब अगर किसी एक व्यक्ति की हिम्मत नहीं हो रही है पार्टी संगठन के पास जाने की, तो सब मिल बैठते हैं कि बताओ भाई कौन कौन से मुद्दे हैं, थोड़ा सा संगठन के पास ले चलेंगे, संगठन के सामने अपनी बात रखेंगे। क्या यही उनका गुनाह था आपस में बैठ? और अगर आप इसको जातिवादी राजनीति कहते हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो विधायक की जो के साथ वो कौन से होटल में बैठक ली थी शिव जी उन्होंने? कौन सी? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ होटल क्लार्क शायद, होटल क्लार्क। होटल क्लार्क में बैठक ली थी। तो आप पे क्यों ना आरोप लगे कि आप उत्तर प्रदेश को क्षेत्रों में बांटना चाहते हैं? आप भी तो क्षेत्र की राजनीति कर रहे हैं। आप पे आरोप लगेगा ना कि आप उत्तर प्रदेश को क्षेत्र में बांटना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्रीय राजनीति करती है कि उत्तर प्रदेश नहीं, से उसमें पश्चिमी यूपी की राजनीति अलग उसमें करो? उसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नहीं थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष नहीं थे। आप पर कौन नोटिस देगा? कौन आपने नोटिस कैसे आपने कैसे बैठक बुला ली बिना क्षेत्रीय अध्यक्ष के? बिना क्षेत्रीय अध्यक्ष के आपने कैसे विधायक बुला लिए? और बिना क्षेत्रीय अध्यक्ष की सूचना, क्षेत्रीय अध्यक्ष से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा मुझे कोई सूचना नहीं है। अपनी गलती हो सकता है, संगठन में दबाव पड़ा हो इसका, तो उन्होंने कहा संगठन नाराज हो गया तो कम से कम मुख्यमंत्री को साध ले। ऐसा भी हो सकता है संतोष जी, ये बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको। तो उनकी उनकी शिव जी 2 नावों की सवारी शुरू हो गई है। भाई जिसने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भेजा, आप ये तय मानकर चल लीजिए कि अब बहुत लंबे समय तक वो केंद्र की सरकार में मंत्री के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे नहीं रहेंगे तो नहीं कह सकता, लेकिन चलिए 3 साल का कामकाज तो निपटा ही लेंगे। लेकिन ये उनकी राजनीतिक पारी का अंत है। पंकज चौधरी साहब की राजनीतिक पारी का अंत है। इसके बाद उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये आज मुझसे लिखवा के रख लीजिए आप। चलिए अब देखते हैं क्या होगा, फिलहाल इंतजार करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और दर्शकों से मैं जरूर कहूंगा कि आपको क्या लगा इस खबर को सुनकर, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आभार।